Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology, and good morning all of you. Today we start your new subject of B Pharma second semester. B Pharm second semester में आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का, जैसे कि न्यू सब्जेक्ट में आपको ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट पढ़ने को मिलेगा। पैथोफिजियोलॉजी आपको पढ़ने को मिल रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बायोकेमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इसके अलावा दो सब्सिडियरी सब्जेक्ट है आपके कंप्यूटर और इन्वायरमेंटल साइंस। तो उसमें पैथोफिजियोलॉजी है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पैथोफिजियोलॉजी का आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है। बेसिकली जैसे कि आपने ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी थी, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या हम देखना है कि जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उसकी क्या प्रोसेस है, किस वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं, और डिसऑर्डर्स के बाद क्या उसके साइन और सिम्टम्स होते हैं। मतलब कोई डिसीज़ है या डिसऑर्डर है, वो डिसीज़ क्यों हो रही है, उसके क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं, और किस प्रोसेस से वजह से किस बायोलॉजिकल फंक्शन अफेक्टेड या एनाटॉमिकल फंक्शन अफेक्टेड होने की वजह से या फिजियोलॉजिकल फंक्शन अफेक्टेड होने की वजह से जो डिसीज इंड्यूस हो रही है, इसके बारे में जो पढ़ा जाता है वो सब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी स्टार्ट द पैथोलॉजी। तो द वर्ड पैथोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैथोस मीन्स सफरिंग एंड लोगस मीन्स स्टडी। यानी पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी जो है वर्ड वो आपके दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो ग्रीक वर्ड से यूज किया गया है पैथोस, जिसका मतलब होता है सफरिंग, यानी कि कोई डिसऑर्डर हो, कोई सफ़र कर रहा है, और लोगस मीन्स स्टडी, यानी डिसीज़ की जो स्टडी कहला रही है, दैट इज़ पैथोलॉजी। एंड पैथोलॉजी कंसिस्ट ऑफ द एबनॉर्मलिटीज दैट्स अकर इन द नॉर्मल एनाटॉमी इंक्लूडिंग हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज। तो क्या है कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी में वो सभी एबनॉर्मलिटी होती हैं, कंसिस्ट ऑफ द एबनॉर्मलिटी, वो सभी एबनॉर्मलिटी होती है जिसकी वजह से नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमारी बॉडी की अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से डिसीज़ इंड्यूस हो जाती है। तो वो सभी पार्ट्स जो होते हैं वो सब हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये तो बात हुई पैथोलॉजी की। तो पैथोलॉजी क्या हो गया, पैथोलॉजी बेसिकली आपका जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैथो और लोगस। पैथो मीन्स क्या है, सफरिंग, और लोगस मतलब लॉगी क्या है, स्टडी। नेक्स्ट पैथोलॉजी कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी that occur in normal anatomy including histology and physiology which is responsible for disease। यानी पैथोलॉजी में वो सभी एबनॉर्मलिटी की स्टडी की जाएगी, वो सभी एबनॉर्मलिटी होती हैं या उसकी स्टडी की जाती है जो नॉर्मल एनाटॉमी को अफेक्ट करती हैं और फिजियोलॉजी अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ इंड्यूस होती है। ये तो बात हो गई पैथोलॉजी की। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर फंक्शन और ब्रेक डाउन ऑफ होम्योस्टेसिस इन डिसीज़। यानी पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि आपके इंक्लूड स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्स फंक्शंस, जो मतलब और ब्रेक डाउन होम्योस्टेसिस इन डिसीज। पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या हो रहा है, जो आपके डिसऑर्डर्स हुए हैं उसके ड्यूरेशन में क्या क्या फंक्शन अफेक्ट हो रहे हैं वो सभी देखते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ फंक्शंस। इसके अलावा और ब्रेक डाउन ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस होती है, मैं आपको बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में, कि जिसके थ्रू क्या होता है बॉडी में डिफरेंट इन्वायरमेंट क्या होते हैं, मेंटेन रहते हैं। जैसे कि आपका अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, बॉडी का बढ़ रहा है, तो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस सिस्टम क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। बढ़ा हुआ है तो उसे कम करेगा, कम है तो उसको बढ़ाएगा। अब वो जब होम्योस्टेसिस फेल हो जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ होम्योस्टेसिस हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ या डिसीज़ हो जाती है। तो पैथोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर फंक्शन। डिसऑर्डर्स की वजह से जो हमारी फंक्शन एबनॉर्मलिटी हुई है उसकी स्टडी करेंगे, साथ में जो होम्योस्टेसिस का ब्रेकडाउन हुआ है उसका स्टडी करते हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी डज नॉट डील डायरेक्टली विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, बट इट एक्सप्लेन द प्रोसेस विद इन द बॉडी दैट रिजल्ट इन द साइन एंड सिम्टम ऑफ डिसीज़। यानी पैथोफिजियोलॉजी डायरेक्टली आपके ट्रीटमेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट ये क्या एक्सप्लेन करती है कि बॉडी
व्हाट इट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बॉडी दैट रिजल्ट इन द साइन एंड सिम्टम ऑफ डिसीज़। लेकिन ये उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है जिसके थ्रू किसी भी डिसीज़, किसी भी बीमारी के जो हमें साइन और सिम्टम्स हमको ऑब्जर्व हो पाते हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। इन शॉर्ट, पैथोफिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द नेचर्स कॉज द डिसीज़। यानी कि पैथोफिजियोलॉजी को ऐसे कह सकते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि आपका एक, पैथोफिजियोलॉजी को इस तरह से कह सकते हैं इन शॉर्ट में कि जो जिस नेचर और जिस कारण से डिसीज़ हो रही है उसकी होल स्टडी जिसमें की जाए, मतलब बॉडी में क्या नेचर में चेंज हुआ, बॉडी के फिजियोलॉजी में क्या चेंज हुआ, उसकी एनाटॉमी में क्या चेंज हुआ, वो क्या हो गया नेचर, और कॉज और किस वजह से हुआ, वो दोनों, मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो चेंजिंग हुई और किस वजह से हुई, डिसीज़ की किस वजह से हुई, तो वो सभी काम हम सभी उस प्रोसेस की पूरी स्टडी किस में करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी में। ठीक है। तो ये बात हुई पैथोफिजियोलॉजी की और पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी समझ के आपकी स्टडी करना, पैथोफिजियोलॉजी मतलब बस पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में दो एक सिंपल वर्ड का अंतर है। पैथोलॉजी में हम डायरेक्टली ये देख रहे हैं कि जो डिसीज़ है उसकी स्टडी कर रही है, मतलब पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, प्रोसेस, किस प्रोसेस के इफेक्ट होने की वजह से डिसीज़ हो रही है उसकी स्टडी होगी, वो क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है। अब आते हैं डिसीज़ क्या है, डिसऑर्डर क्या है, इसको समझते हैं। The term disease broadly refers to any condition that impair normal functions, that functional abnormality. It may be caused by external factors such as infection disease, or it may be caused by internal dysfunction like autoimmune disease. तो डिसीज़ क्या है, डिसीज़ एक टर्म है जिसको ब्रॉडली हम जैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे बॉडी नॉर्मल की जो बॉडी के फंक्शन हैं उसमें कोई इम्पेयरमेंट हो गई, फंक्शनल इम्पेयरमेंटी हो गई, तो इसमें कॉज बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, और ये फंक्शनल एबनॉर्मलिटी कोई भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन यानी फिजियोलॉजी इफेक्ट हो रही है, वो दो कारण से हो सकती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या है, इन्फेक्टेड डिसीज़, कोई बाहर से पैथोजेंस आया हमारी बॉडी में इंटर किया और इंटर करने के बाद में उससे अफेक्ट करने लगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका इन्फेक्टियस डिसीज़। और इट में भी कॉज बाई इंटरनल डाइफंक्शन लाइक ए ऑटोइम्यून डिसीज़, और ये भी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर ही कोई चेंजिंग हो रही है। ऑटोइम्यून डिसीज़ मतलब क्या है, जैसे गाउटी आर्थराइटिस है, इसके अलावा टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की ऑटोइम्यून मतलब हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होने की वजह से क्या हो रहे हैं, ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो यानी कि डिसीज़ वो कंडीशन है जिसमें हमारी नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल फिजियोलॉजी थी वो आपकी अफेक्टेड हो रही है, वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रही है, तो उस कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, डिसीज़ कहेंगे। अगेन देख लेते हैं, द टर्म डिसीज़ ब्रॉडली रिफर्स टू एनी कंडीशन दैट इम्पेयर नॉर्मल फंक्शंस। यानी कि डिसीज़ को हम ब्रॉडली ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी बॉडी की वो कंडीशन जिसमें बॉडी के फंक्शन नॉर्मली नहीं चल पा रहे हैं और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी हो जाती है, यानी फिजियोलॉजी अफेक्टेड हो जा रही है। इट में भी कॉज बाई दो कारण से हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है और दूसरा इंटरनल फैक्टर हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर में कोई इन्फेक्टेड डिसीज़ हो सकती है, कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई और पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करे जिससे बॉडी के फंक्शन इफेक्ट हो, तो वही डिसीज़ इंड्यूस होगी। और इंटरनल फैक्टर्स क्या है, जैसे कि इंटरनल कोई फैक्टर है जो हमारी बॉडी के फंक्शन या फिजियोलॉजी इफेक्ट कर रहा है, जैसे ऑटोइम्यून डिसीज़। तो हमारे फिजियोलॉजिकल या फंक्शन में जो एबनॉर्मलिटी आ रही है उस कंडीशन क्या बोलते हैं, डिसीज़ बोलते हैं। दे आर 4 मेन टाइप्स ऑफ डिसीज़, 4 टाइप के डिसीज़ में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या है, पैथोजेनिक डिसीज़, फिर डिफिशिएंसी डिसीज़, थर्ड हेरिडिटरी डिसीज़, फोर्थ फिजियोलॉजिकल डिसीज़। पैथोजेनिक डिसीज़ मतलब कोई पैथोजेंस की वजह से हो रही है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया गया है, जिस वजह से कोई डिसीज़ हो रही है, तो वो क्या होगी, जिसकी वजह से कोई हमारी बॉडी के फंक्शनल में एबनॉर्मलिटी आ रही है ड्यू टू द इन्वेडिंग ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई इनटू आवर बॉडी। दिस टाइप ऑफ डिसीज़ कॉल्ड पैथोजेनिक डिसीज़। अब डिफिशिएंसी डिसीज़, दिस type of disease occur due to the deficiency of any type of vitamin deficiency, any type of salt deficiency, मतलब किसी विटामिन की डिफिशिएंसी हो गई, किसी सॉल्ट की डिफिशिएंसी हो गई, सोडियम डिफिशिएंसी,
किसी एलिमेंट की डिफिशियंसी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, हार्मोन की डिफिशियंसी हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी डिफिशियंसी होने के बाद में क्या होती है डिसीज। जैसे आयरन की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा एनीमिया, तो एनीमिया क्या है डिफिशियंसी डिसीज़ है। इसी तरीके से फिर आता है हेरिडिटरी डिसीज़। हेरिडिटरी डिसीज़ मतलब क्या, जो हमारी जेनेटिकली हमारी बॉडी में हमारे माँ बाप हमारे पेरेंट्स से, हमारे दादा परदादा से हमारे अंदर जनरेट हो रही हैं, वो क्या है जेनेटिकल डिसीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका एक होता है सिकल सेल एनीमिया, ये जेनेटिकली हो सकता है। इसके अलावा हीमोफीलिया, ये क्या होते हैं हेरिडिटरी डिसीज़ है। इसी तरह से आपका फिजियोलॉजिकल डिसीज़ नेक्स्ट है। फिजियोलॉजिकल डिसीज़ मतलब कि हमारे की बॉडी का कोई भी फंक्शन है, फिजियोलॉजी है, वो अफेक्टेड हो गई है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है, वो एबनॉर्मल हो गई है, तो वो कंडीशन क्या आएगी फिजियोलॉजिकल डिसीज़ आएगी। तो डिसीज़ इसका मतलब डिसीज़ को हम 4 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। पैथोजेनिक डिसीज़ ड्यू टू द वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। डिफिशियंसी डिसीज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट्स, एनी विटामिन्स, एनी हार्मोन्स, एनी एलिमेंट्स। हेरिडिटरी डिसीज ड्यू टू द जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़। एंड लास्ट इज द फिजियोलॉजिकल डिसीज ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ अवर बॉडी, ठीक। ये तो बात हुई डिसीज़ की। अब आते हैं डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर मतलब क्या है, बात याद रखिए, डिसीज़ में क्या है, यहाँ पर फिजियोलॉजी हमारी कोई चेंजिंग हो रही है, बट डिसऑर्डर में क्या है कि बॉडी की कोई एनाटॉमिकल चेंजिंग हो रहे हैं, तो क्या हुआ डिसऑर्डर होंगे। अगर फिजियोलॉजिकल चेंजिंग हो रही है तो क्या हो गया डिसीज़ हो गई, और एनाटॉमिकल चेंजिंग हो रही है तो क्या हो गया डिसऑर्डर हो गया, ठीक। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी और डिस्टर्बेंस नोन एज डिसऑर्डर्स। अगर हमारी बॉडी की एबनॉर्मलिटी, कोई बॉडी की एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी हो रही है, एनाटॉमी अफेक्टेड हो रही है और एनाटॉमी डिस्टर्ब हो रही है, तो उस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे फ्रैक्चर, हमारे की बॉडी का ब्रेन का बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर क्या है एक डिसऑर्डर है। अल्जाइमर डिसीज़, अल्जाइमर क्या होती है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो क्या होगा डिसऑर्डर हो गया। यानी कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई चेंजिंग हो रही है, तो चेंजिंग होने की वजह से जो डिसीज़ होगी, जो कंडीशन होगी चेंजिंग होने की वजह से, एनाटॉमिकल चेंजिंग होने की वजह से जो भी हो रहा है, एनाटॉमिकल चेंजिंग जब हो रही है, नॉर्मल एनाटॉमिकल चेंजिंग हो रही है, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे अल्जाइमर डिसऑर्डर है, फ्रैक्चर है। इसके अलावा डिसऑर्डर कहें तो पार्किंसन डिसऑर्डर है। पार्किंसोनिज्म में क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के जो न्यूरॉन्स होते हैं काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जैसे इसके अलावा बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जो हम आपको बताएंगे। तो सिंपली बात तो ये होगी, डिसऑर्डर्स को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं बहुत सारे टाइप में। जैसे मेंटल डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसऑर्डर है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, इमोशनल डिसऑर्डर है, बिहेवियर डिसऑर्डर है, फंक्शनल डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर को हमने कैटेगराइज किया मेंटल डिसऑर्डर, मतलब हमारे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में कोई चेंजिंग हो जाए, उस वजह से क्या होगा मेंटल डिसऑर्डर्स। फिजिकल डिसऑर्डर यानी कि बॉडी की जो हमारी फिजियोलॉजी है, जो हमारी बॉडी की जो एनाटॉमी है उसमें कोई चेंजिंग आ गए तो उसकी फिजिकल डिसऑर्डर्स। जेनेटिकल डिसऑर्डर मतलब जीन्स में अबनॉर्मलिटी आ गई, तो इस जीन के स्ट्रक्चर में अबनॉर्मलिटी आ रही है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर्स, बिहेवियर चेंजिंग हो रहे हैं, इमोशनल बिहेवियर चेंजिंग हो रहे हैं ड्यू टू द ब्रेन के एबनॉर्मलिटी की वजह से या कोई स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से। और फंक्शनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी डिसऑर्डर्स की। अब आते हैं इन्फ्लामेशंस। इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन बेसिकली हम जानते हैं कि इन्फ्लामेशन में पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होता है। तो ये चीफ सिम्टम होते हैं इन्फ्लामेशन के, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, ये सब दीज आर द मेजर सिम्टम ऑफ इन्फ्लामेशन। इचिंग होती है, रेडनेस है और स्वेलिंग है। लेकिन ये क्यों होता है इसको हम समझते हैं। Inflammation is a protective mechanism of body to remove injurious stimuli or complex biological response of vascular tissue against the harmful stimuli like pathogens, damaged cell और irritants। यानी इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, वो एक मैकेनिज्म है बॉडी की जिसकी वजह से वो इंजरियस स्टिमुली, जिस मतलब जो चीज़ हमारी बॉडी को इंजरी कर रहा है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। एंड मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी टू रिमूव द इंजरी स्टिमुली और कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, या कोई हमारी बॉडी में कोई
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स हो गया है वस्कुलर टिश्यू में जो हमारी बॉडी के फंक्शन को अफेक्टेड कर रहा है, तो उस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, या फिर इंजीरियस स्टिमुली कोई हो रही है, जैसे किसी ने मधुमक्खी डंक मार दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर इंजीरियस स्टिमुली होगी, तो उस डंक को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी इन्फ्लामेशन, न्यूट्रलाइज करने की जो भी चीज़ प्रोसेस होंगी, उस वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। और न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो जो डंक मारा है, जो टॉक्सिन है, वो हमारी बॉडी में बहुत जगह पहुँच सकता है। तो तुरंत वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे उसने डंक मारा है वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि हिस्टामिन बहुत सारा रिलीज हो जाता है। हिस्टामिन रिलीज होने से वहाँ WBC पहुँच जाती है। WBC जब इकट्ठी हो जाती है तो रेडनेस हो जाती है, ब्लड ज़्यादा पहुँच जाएगा तो ब्लड रेडनेस हो जाती है, साथ में स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक तरह से उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो क्या मतलब है, इन्फ्लामेशन एक क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिससे क्या है, इंजरी स्टिमुली है या फिर कोई बायोलॉजिकल कंपाउंड है, वो बायोलॉजिकल कोई कंपाउंड है, रिस्पॉन्स है, जो हमारे वेस्कुलर टिश्यू, जो हमारे ब्लड में या किसी ब्लड के टिश्यू में पहुंच रहा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए की जाती है। अगेंस्ट द हार्मफुल स्टिमुली लाइक पैथोजेंस। पैथोजेंस में क्या जाएंगे, आपके बैक्टीरिया, वायरस को भी इंटर कर रहा है। बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा था कोविड-19 का, तो कोविड-19 में क्या रहता कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनती वो, और वायरस की भी वायरस के अगेंस्ट में क्या है, वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काम करना शुरू करती है। लेकिन अगर जब लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी इम्यूनिटी की, हमारी एंटीबॉडी की और वायरस की, तब बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे लंग्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा कफ जम जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो जब ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाता है तब वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे ड्रग देते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं। ठीक है, जब इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस हो जाएगा तो ये इन्फ्लामेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। कहने का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि माइल्ड इन्फ्लामेशन इज गुड फॉर आवर बॉडी, बट हायर इन्फ्लामेशन इज हार्मफुल आवर बॉडी। थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन होगा तो हमारी बॉडी के लिए सही है, वो थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब इन्फ्लामेशन की सीवियर हालत हो जाती है तो बॉडी के लिए हमारी हार्मफुल हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम ये कोशिश करते हैं कि इन्फ्लामेशन को किसी तरीके से डाउन करें। तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो इन्फ्लामेशन को कम किया जा सके। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन जो है, पैथोजेंस के कारण भी इन्फ्लामेशन होता है। डैमेज सेल, अगर कुछ डैमेज सेल हमारी बॉडी के अंदर हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए अगर कहीं एक जगह इकट्ठी हो गई हैं तो भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। इरिटेंट्स, अगर इरिटेंट सब्सटेंस हमारे अंदर पहुंच जाए, जैसे कि इरिटेंट सब्सटेंस या एजेंट्स हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो जाते हैं तो हमें छींकें आने लगती हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आने लगेंगी, तो वो भी क्या है, एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। एक तरह से कफ ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, इन्फ्लामेशन इज नॉट ए साइनोनिम ऑफ इन्फेक्शंस। इससे कन्फ्यूजन ना हो कि इन्फ्लामेशन एक इन्फेक्शन का साइन है, इन्फ्लामेशन को हम इन्फेक्शन कह सकते हैं, ये नहीं है। इन्फेक्शन को इन्फ्लामेशन में बहुत अंतर है। इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन समटाइम इन्फ्लामेशन इज कॉज बाई इन्फेक्शंस, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन ज़रूर होता है। जैसे मैंने अभी बताया, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई हमारी बॉडी में जाए तो क्या होगा, WBC उसके अगेंस्ट काम करेगी, एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट काम करेगी, तो जब उनमें बीच में लड़ाई होगी तो क्या हुआ, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इन्फ्लामेशन उस वजह से होता है, यानी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है, ना कि इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, ये तो बात हो गई इन्फ्लामेशन की। बाकी इन्फ्लामेशन को हम और ब्रॉड में पढ़ेंगे, यहाँ मैंने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दिया। अब आते हैं इन्फेक्शन पे। इन्फेक्शन मीन्स द ग्रोथ ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म विद इन द बॉडी एक्सपेक्ट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द यूजुअल बैक्टीरिया फ्लोरा इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन बेसिकली जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस का मतलब है हमारी बॉडी से बाहर के जो सेल्स हैं, ऑर्गेनिज्म में, अब वो हमारी बॉडी में इंटर करें और वो कोई डिसऑर्डर इंड्यूस करें, उससे क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। पैथोजेंस में क्या आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, वायरस आते हैं, फंजाई आती है, इसके अलावा आपके हेलमिंथीस आते हैं, हेलमिंथीस से रैंड बॉम्ब, पिग बॉम्ब, हुक बॉम्ब, ये सभी आते हैं। तो इन्फेक्शन मीन बाय ग्रोथ ऑफ ए पैरासाइट ऑर्गेनिज्म, यानी कि बाहर के पैरासाइट हैं उन पैरासाइट ऑर्गेनिज्म, मतलब वही बैक्टीरिया, वायरस, पैथो और फंजाई, ये सभी
ये जब ये ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करें, यानी कि इन्फेक्शन मीन्स द ग्रोथ ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म विद इन द बॉडी, यानी कि ये सभी इन्फेक्टेड पैरासाइट ऑर्गेनिज्म जो अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करते हैं, बॉडी के अंदर डिवाइड होते हैं, जिस वजह से जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन या एनाटॉमिकल चेंजिंग या फिजियोलॉजिकल चेंजिंग होगी, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, इन्फेक्शंस, ड्यू टू द डिफरेंट पैथोजेंस के कारण या पैरासाइट ऑर्गेनिज्म के कारण। ठीक है, एक्सपेक्ट लेकिन छोड़कर उनको जो नॉर्मली हमारी बैक्टीरियल फ्लोरा इंटेस्टाइन में मेंटेन रहता है। जैसे आपको बताया था मैंने आपको कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया फ्लोरा होता है, गैस्ट्रिक फ्लोरा जैसे बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो हमें क्या होगा, डिसेंट्री हो जाए, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, साथ में हमारे गैस्ट्रिक मूवमेंट, जीआईटी मूवमेंट को मेंटेन रखते हैं, और कुछ विटामिन की सिंथेसिस के लिए भी वो रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे फोलिक एसिड है, साइनिकोबालामीन है, ये सभी हमारे गैस्ट्रिक फ्लोरा की वजह से ही बन पाते हैं। तो उनको छोड़कर गैस्ट्रिक बैक्टीरिया फ्लोरा को छोड़कर बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में ग्रो करें और जिसकी वजह से कुछ फिजियोलॉजिकली या एनाटॉमिकल चेंजिंग होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन बोलेंगे। ठीक है, इन्फेक्शन मीन द ग्रोथ ऑफ पैरासाइट ऑर्गेनिज्म विद इन द बॉडी एस्पेक्ट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ यूजुअल बैक्टीरियल फ्लोरा इन द इंटेस्टाइन, यानी कि नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा को छोड़कर बाकी जितने भी आपके बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई जो भी हमारी बॉडी में या पैरासाइट जो भी हमारी बॉडी में ग्रो करेंगे, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलेंगे। अब आते हैं इम्यूनिटी पर। इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म टू अवॉइड द इन्फेक्शन, डिजीज और अदर अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन्स। मतलब ये एक हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, बचाव एक प्रक्रिया है, एक बॉडी को बचाने वाली प्रक्रिया है। किसके अगेंस्ट में? कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई डिसीज इंड्यूस ना हो, या कोई बाहर का कोई बायोलॉजिकल सबस्टेंस हमारी बॉडी में अंदर ना आए, उसके अगेंस्ट में ये काम करने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। एंड इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म टू अवॉइड द इन्फेक्शन को बचाए, डिसीज़ को बचाए, और अदर अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन को बताए, यानी कि जो हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए, वो बाहर से कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमारी बॉडी में आए, उसको बचाने की प्रक्रिया जो करता है, उस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, एंड डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी की क्या, इम्यूनिटी। Immunity means a state of relative resistance developed after exposure to a specific antigen, which responsible for the infections. The microorganism, including bacteria, virus, and other their product, are collectively known as antigens. दूसरी बात यह है कि इम्यूनिटी मीन्स क्या है? इम्यूनिटी क्या है कि एक स्टेट है जो रजिस्टेंस डेवलप कर लेती है बहुत सारे स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में। रजिस्टेंट कैन कर लेगी मतलब एंटीबॉडी, इम्यूनिटी एंटीबॉडी बनाती है बहुत सारे एंटीजन के अगेंस्ट में, ताकि वो एंटीजन हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस ना कर पाएँ, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन। जो एंटीजन हमारी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके अगेंस्ट में इम्यूनिटी क्या कर लेती है, रजिस्टेंस डेवलप कर लेती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ए बैक्टीरिया, वायरस एंड देयर प्रोडक्ट आर कलेक्टिवली नोन एज एंटीजन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, इसके प्रोडक्ट हैं, वो सभी क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। क्योंकि एंटीजन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करेंगे, और उसके अगेंस्ट में क्या डिफेंस इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, इम्यूनिटी करती है, वाई द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट द एनी वायरस और बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे अभी अब कोविड-19 वैक्सीन जो वैक्सीनेशन हो रहा है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन का, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो सभी क्या है, इसमें एक में डेड वायरस है, एक में आपका DNA है, उसका कुछ पार्ट है, मतलब एक तरह से उसका पार्ट है वायरस का। तो वायरस का पार्ट या डेड वायरस हमारी जब बॉडी में इंजेक्ट किया आता है, तो इंजेक्ट करने के बाद में क्या है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में फॉरेन सबस्टेंस के लिए, तो उसके अगेंस्ट में क्या है, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो यानी कि इन्फेक्शन होने से ही हमारी बॉडी में, इन्फेक्शन होने से पहले ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करने की प्रोसेस है, उससे क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीनेशन दो तरीके से हो सकता है, या इम्यूनाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, एक नेचुरल इम्यूनाइजेशन और एक आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। तो जो वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है वो किस में आती है, आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन में आती है, जिसमें हम क्या है कि अपने आप ही कोई एटीन्यूटेड, कोई मरा हुआ वायरस या कोई केमिकल ट्रीटेड वायरस को हम इंजेक्ट कर रहे हैं,
और इंजेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू हो गई, क्योंकि जो हम वायरस उसमें बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या है, एंटीबॉडी बन जाती है। और नेचुरल इम्यूनाइजेशन क्या है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ, नेचुरली इन्फेक्शन हुआ किस वायरस का, और उस वायरस के अगेंस्ट में उसके अंदर बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगी, तो दिस इज़ द नेचुरल इम्यूनाइजेशन। तो यानी वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो वो तो चलो बात अलग की बता दी इम्यूनिटी की बात। अब आते हैं हम हीमोस्टेसिस पे। एबिल हीमोस्टेसिस मैंने आपको बेसिकली बी फार्म में भी फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया था, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था वही चीज़ यहाँ पर भी है। हीमोस्टेसिस क्या है, एबिलिटी टू मेंटेन रिलेटिव स्टेबल इंटरनल कंडीशन डिस्पाइट ए चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, डायनेमिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस। यानी कि हीमोस्टेसिस वो एबिलिटी है बॉडी की जो कि इंटरनल कंडीशंस को बाहर की कंडीशंस से लड़कर समा रखती है, मतलब बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखना है, चाहे बाहर चाहे कुछ भी हो। यानी बॉडी की वो एबिलिटी टू मेंटेन रिलेटिव स्टेबल इंटरनल कंडीशन डिस्पाइट चेंजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चाहे बाहर कोई भी चेंजिंग हो रही हो, लेकिन बॉडी के अंदर के जितने भी आपके कंडीशन है उसको क्या करना है, स्टेबल रखने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। एंड डायनेमिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस, यानी बॉडी को बैलेंस करने की जो बैलेंस मेंटेन रखने वाली जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस है वो क्या है, होम्योस्टेसिस। द बॉडी इज सेड टू बी ए होम्योस्टेसिस व्हेन इट्स सेलुलर नीड्स आर एडिक्वेटली मीट एंड फंक्शन एक्टिविटी अकर स्मूथली। यानी उस बॉडी को हम उस बॉडी को हम होम्योस्टेसिस, गुड होम्योस्टेसिस या कंप्लीट होम्योस्टेसिस कह सकते हैं, जिसकी सेलुलर प्रोसेस जो हैं वो एडिक्वेटली ठीक ठाक चल रही हैं, साथ में फंक्शनल एक्टिविटी है वो भी स्मूथली चल रही हैं। अगर सेलुलर एक्टिविटी भी ठीक ठाक चल रही हैं और साथ में आपकी जितनी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी ठीक ठाक स्मूथली चल रही हैं, तो बॉडी अच्छे से होम्योस्टेसिस में मेंटेन है, गुड होम्योस्टेसिस में मेंटेन होता है। वर्चुअली एवरी ऑर्गन सिस्टम प्ले ए रोल मेंटेनिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी कि अगर देखें तो वर्चुअली हमारी बॉडी का हर ऑर्गन सिस्टम है, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, तो सभी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है टू मेंटेनिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में, स्टेबल करने के लिए रोल होता है। एक तरह से उन सभी का रोल होम्योस्टेसिस में की प्ले करने में या होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने में होता है, ठीक है। अब आते हैं होम्योस्टेसिस के लिए बेसिकली 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, कांस्टेंट बना रहता है। जैसे फर्स्ट क्या है, रिसेप्टर्स, फिर क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर क्या है, इंटीग्रेटेड सेंटर, फिर क्या है, मोटर रिसेप्टर्स। तो पहली बात करें रिसेप्टर्स की, क्या है, इट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इट मॉनिटर चेंज इन कंट्रोल कंडीशन एंड सेंड द इनपुट इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल सेंटर, इरिगेट सेंटर वाया सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। यानी कि रिसेप्टर्स क्या है, एक तरह से वो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब कह सकते हैं वो मॉनिटर करेंगे कि क्या कंट्रोल कंडीशंस, जो कंट्रोल कंडीशन है उसमें क्या चेंजिंग हो रहे हैं। यानी कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कोई भी चेंजिंग होगी, कोई स्टिमुलस मिलेगा, उसको इन्फॉर्मेशन बनाने का काम, मतलब एक इम्पल्स बनाने का काम क्या करते हैं, रिसेप्टर करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं वो रिसेप्टर मॉनिटर करेंगे कि कुछ इस बॉडी का फंक्शन मेंटेन है नहीं है, अगर चेंजिंग होगा तो वो क्या करेंगे, उस चेंजिंग होने पर क्या होगा, तो चेंजिंग होने की इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर को, सेंसरी न्यूरॉन्स को देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, वो इंटीग्रेटेड सेंटर या कंट्रोल सेंटर को भेज देते हैं। तो रिसेप्टर क्या कर रहे हैं, इट मॉनिटर चेंजिंग इन कंट्रोल कंडीशन, वो मॉनिटर करते हैं कि जो हमारी स्टेबल बॉडी कंडीशन है वो कंट्रोल में है या नहीं है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो क्या करेगा, सेंड द इन्फॉर्मेशन, तो जो कंट्रोल में नहीं है तो उस इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा, सेंड द इनपुट इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा टू किसको, कंट्रोल सेंटर, यानी कि हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, जो भी हमारा बॉडी का पार्ट कंट्रोल करता हो, हार्ट भी कंट्रोल कर सकता है, इंटीग्रेटेड सेंटर या कंट्रोल सेंटर या इंटीग्रेटेड सेंटर कर सकते हैं। वाई किसके थ्रू करेगा, बाई सेंसरी रिसेप्टर्स या न्यूरॉन्स, ठीक है। तो रिसेप्टर का मेन क्या काम है, मॉनिटर करना कि बॉडी के जो इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजिंग हो रही है। अगर चेंजिंग हो रही है तो उस इंफॉर्मेशन को
कंट्रोल सेंटर तक भेजने का काम किसका है? रिसेप्टर का। किसके थ्रू भेजेंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। कौन? रिसेप्टर। तो सेकंड चीज़ क्या आएगी? सेंसरी न्यूरॉन्स। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड इट्स इनपुट मैसेज टू द इंटीग्रेटेड सेंटर। एंड जो रिसेप्टर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है सेंसरी न्यूरॉन्स को, तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे? उस इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेटेड सेंटर या कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब इंटीग्रेटेड सेंटर या कंट्रोल सेंटर है, क्या वो ब्रेन भी हो सकता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकती हैं, हार्ट भी हो सकती हैं, और बहुत सारी आपकी हार्मोनल ग्लैंड भी हो सकती हैं। तो वो इंटीग्रेटेड सेंटर क्या करेगा? इट एनालाइज द इनकमिंग मैसेज। वो एनालाइज करते हैं कि मैसेज क्या आया है, कोई एक्टिविटी बढ़ी है या कोई घटी है, कौन सा मैसेज आया है, और सेंड द रिप्लाई वाया मोटर रिसेप्टर, और उसके अगेंस्ट में रिप्लाई करने वाला मैसेज वो सेंड करते हैं। ठीक है, कौन है? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, वो इंटीग्रेटेड सेंटर हो सकते हैं, दोनों ही मैसेज उसके अगेंस्ट में सेंड करेंगे। अब जो मैसेज उसके अगेंस्ट में जो मैसेज उनको मिला है इंटीग्रेटेड सेंटर को, उसके अगेंस्ट में जो मैसेज जनरेट होगा वो मोटर रिसेप्टर तक भेजेंगे, वो जाएगा आपका मोटर रिसेप्टर पे। अब मोटर रिसेप्टर भेजने पे क्या होगा? मोटर रिसेप्टर सेंड रिप्लाई कमिंग फ्रॉम इंटीग्रेटेड सेंटर टू इफेक्टर्स। अब मोटर रिसेप्टर पर इंफॉर्मेशन कहाँ से? कंट्रोल सेंटर से। अब मोटर रिसेप्टर क्या करेंगे? उस इफेक्टर ऑर्गन्स पे, मतलब इंटीग्रेटेड सेंटर से जो आपका रिप्लाई आया है वो इफेक्टर ऑर्गन के थ्रू क्या करेंगे? इंड्यूस करते हैं, इफेक्टर ऑर्गन दे देंगे। इफेक्टर ऑर्गन क्या करेंगे कि जो चेंजिंग हुई है उसको दोबारा कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल ब्लड प्रेशर का है। मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बढ़ने पे ब्लड प्रेशर क्या हुआ? जो हमारे बेरो रिसेप्टर्स होते हैं ऑर्टा के अंदर, ऑर्टा जो होती है, ऑर्टा जब निकलता है हमारे हार्ट के अंदर से, ऑर्टा जो आर्टरी होती है उसमें बहुत सारे बेरो रिसेप्टर होते हैं, कैरोटिड आर्टरी के आसपास होते हैं। तो बेरो रिसेप्टर क्या करते हैं? वो कंट्रोल वो ये देखते हैं कि प्रेशर कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अब जैसे उन्होंने देखा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो बेरो रिसेप्टर क्या करेंगे? रिस्पॉन्स भेजेंगे, वो एक इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि ब्लड वेसल्स में जो ब्लड बह रहा है उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कहाँ भेजेंगे? आपके इंटीग्रेटेड सेंटर या कंट्रोल सेंटर। किसके थ्रू भेजेंगे? सेंसरी न्यूरॉन, यानी रिसेप्टर की इन्फॉर्मेशन से देंगे सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए। सेंसरी न्यूरॉन वो इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके आएंगे? ब्रेन के लिए, यानी कंट्रोल सेंटर के लिए। स्पाइनल कॉर्ड पे ब्रेन में पहुँचेगी कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अगेंस्ट में क्या करेगा? रिस्पॉन्स भेजेगा। किसको? मोटर रिसेप्टर्स पे, जिसकी वजह से क्या होगा? मोटर रिसेप्टर जो रिस्पॉन्स भेजेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसको हमें क्या करना है? कम करना है। कम करने की क्या होगा? बेसो डायलेशन कर दीजिए, ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाए, यानी बेसो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी, तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। तो मोटर रिसेप्टर के थ्रू उन्होंने वो सिग्नल भेजा जिससे क्या, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, और डायलेट होने पर क्या हुआ? ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल हो गया। तो ये क्या है? प्रोसेस हो गई होमोस्टेसिस की। ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया था उसको नॉर्मल कर दिया गया। लेकिन जब होमोस्टेसिस जब फेल हो जाता है, जब होम्योस्टेसिस जिस कंडीशन में फेल हो जाए, उस कंडीशन बॉडी में क्या होती है? डिसीज़ हो जाती है। डिसऑर्डर भी हो सकते हैं या डिसीज़ भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। तो बेसिकली हमारी जो होमोस्टेसिस सिस्टम है वो आपके दो टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम में काम करता है। बताया था मैंने आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव, वही यहाँ पर चीज़ें हैं। तो सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, integrated system, motor receptors and effectors from many kinds of feedback mechanism। तो बेसिकली आपके दो हैं, एक नेगेटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मैंने आपको पहले बताया था। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स चल रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कम करने कौन सा हुआ? नेगेटिव फीडबैक आएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए जो प्रोसेस होगी वो किससे होगी? नेगेटिव फीडबैक से होगी। अब ब्लड प्रेशर कम है, उसको हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस होगी? पॉजिटिव फीडबैक होगी। तो बहुत चीज़ें आप समझ गए होंगे। नेगेटिव फीडबैक किसी चीज़ को घटाने के लिए, और पॉजिटिव फीडबैक किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए। किसी चीज़ को स्टिमुलेट या इंक्रीज़ करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक होता है। नेगेटिव फीडबैक किसी चीज़ को कम करने के, डिक्रीज़ करने के लिए होता है। अब इसे समझ लेते हैं वन बाय वन।
नेगेटिव फीडबैक देख लीजिए पहले। व्हेन द रिस्पॉन्स ऑफ effectors oppose the original stimulus, it is called negative feedback because it's negate the stimuli। यानी कि जब इफेक्टर ऑर्गन्स जो ओरिजिनल स्टिमुलिटी हो रही है उसको रोकने की कोशिश करती हैं, उसको रोकने, अपोज मतलब उल्टा मतलब रोकने की कोशिश कर रही हैं, कम करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। क्यों? इट्स निगेट द स्टिमुलेट, मतलब जो स्टिमुली आ रही हैं जिससे रिस्पॉन्स बढ़ रहे हैं उसे क्या करते हैं? निगेट्स मतलब कम करने का काम कर रहे हैं। एन एग्जाम्पल नेगेटिव फीडबैक इज टेम्परेचर थर्मोस्टेट इन योर होम। अगर नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल देखें तो हमारे जो एसी हो, हमारा एयर कंडीशन जो हमारे घर में यूज़ किया जाता है उसमें टेम्परेचर थर्मोस्टेट लगाता है, वैसे ही काम करता है। कैसे? मतलब जैसे कि हमारी हमने एक रिमोट से सेट कर दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एसी के अंदर। अब एसी कंप्रेसर क्या होगा? कंप्रेसर काम करना शुरू कर देता है और रूम का टेम्परेचर कम होने लगता है। जैसे ही हमारे रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, ऑटोमेटिक क्या होगा? वो नेगेटिव फीडबैक देगा कि भाई टेम्परेचर बराबर हो गया है, तो कंप्रेसर फिर क्या कर देगा? काम करना कम कर देता है, जिससे कि टेम्परेचर और नीचे ना जाए। तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या हुई? वो कंप्रेसर की प्रोसेस क्या हुई? कंप्रेसर ऑफ एसी का प्रोसेस जो है वो क्या तेज़ी से था, वो क्या हो गया? स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वही है टेम्परेचर सेंसर टर्न द एयर कंडीशनर ऑफ, एयर कंडीशनर को ऑफ कर देगा, ऑन टू मेंटेन द एयर टेम्परेचर विद ए स्पेसिफिक लिमिट रेंज, जो मैंने आपको बताया। इन द सेम वे द ब्रेन कंट्रोल द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वर्सेस बाई नेगेटिव मैकेनिज्म। इस तरीके से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी नेगेटिव होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाए, जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर ही बढ़ेगा। अब बॉडी का टेम्परेचर जो कंट्रोल करने के लिए क्या हो? ऑटोमेटिक नेगेटिव फीडबैक में होगा। नेगेटिव फीडबैक से क्या होगा कि स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी तो वो भी हार्मफुल है। एक लिमिट लेवल पर होती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर कम कर लिया जाए। अब पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हो? चीज़ें बढ़ेंगी। द इफेक्टर एड्स द टू इनिशियल स्टिमुलेटिव, एड्स मतलब इनिशियल, एड मतलब ऑन होना, इनिशियल स्टिमुलेटिव है उसको ऑन करेंगे। इंस्टेड टू नेगेटिंग, मतलब यहाँ पर नेगेटिंग मतलब नेगेटिव या रोकने की बजाय यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टिमुलेट को इनिशिएट किया जा रहा है, स्टार्ट किया जाता है। इट स्पीडिंग ऑफ द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस को और ज़्यादा स्पीड से बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यानी फैक्टर एड्स टू द इनिशिएट स्टिमुली, स्टिमुलस को इनिशिएट किया जा रहा है, इनिशिएट स्टार्ट किया जा रहा है, इनिशिएट टू नेगेटिंग इट मतलब उसके बंद करने के बजाय, और स्पीडिंग द प्रोसेस, प्रोसेस को और तेज़ी से बढ़ा जाता है ड्यू टू द पॉजिटिव फीडबैक। जैसे कि आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसमें मैंने दे रखा है लेबर कॉन्ट्रैक्शन इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। लेबर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द बेबी हेड बॉडी इनटू द बर्थ कैनाल। जैसे लेबर पेन होता है फीमेल के लिए ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, तो लेबर पेन जब होता है तो उससे क्या होता है कि यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बेबी के हेड को बर्थ कैनाल से होते हुए बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। तो कंट्रोल सेंटर क्या करता है? एक्टिवेट, जो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस दोनों ही क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन के रिलीज को बढ़ा देते हैं। जब ऑक्सीडेशन रिलीज बढ़ता है ब्लड के अंदर, तो ऑक्सीडेशन क्या करेगा? इफेक्ट ऑन द इफेक्टर सेल्स पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सर्वाइकस ऑफ यूट्रस में नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से बेबी को फर्दर इनटू द बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी को बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या था? कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली था नहीं यूट्रस के अंदर, बहुत ज़्यादा जनरेट किया गया, बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। तो ये क्या था? पॉजिटिव फीडबैक। किसी प्रोसेस को बढ़ाना पॉजिटिव फीडबैक, किसी प्रोसेस को कम करना नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव कम करके बॉडी की फंक्शन को कंट्रोल करना क्या हो गया? नेगेटिव फीडबैक। और बढ़ाकर बॉडी के फंक्शन कंट्रोल करना क्या हो गया? पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका एक तरह से पैथोफिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेक्चर था पैथोफिजियोलॉजी का, बी फार्म सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे उसमें हम बात करेंगे आपके साथ में सेल इंजरी की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप समझते जाइएगा। नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए या फिर मुझे फ़ोन करके
कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो का पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और लगता हो किसी को, अगर किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।